नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। और देखिए, जैसे कहते हैं ना कि ये तो होना ही था, जो आज होने जा रहा है या जो कल होगा। देश में पहली बार लोकसभा के स्पीकर के लिए व्यूअर्स अब चुनाव होगा। आज तक चुनाव नहीं हुआ स्पीकर के पद के लिए, लेकिन अब होगा। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव से चुना जाएगा। अब ये वोट पड़ेगा कल, वोट पड़ेगा सीक्रेट बैलेट से। तो देखिए क्या होता है। वैसे नंबर की अगर बात करें तो नंबर पूरी तरीके से मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये चुनौती मंजूर क्यों की विपक्ष ने? सवाल यह है, विपक्ष क्यों चाहता है कि लोकसभा पोस्ट के लिए मतदान हो देश में पहली बार? आज हम इसकी बात करेंगे। और ये नौबत क्यों आई है, ये हम आपको बता दें। देखिए, ये कवायद तब से चल रही है जब से अब ये पहली सिटिंग लोकसभा की शुरू हुई। तब से बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह जी को डिप्यूट किया गया कि आप और जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं कि आप विपक्ष के सभी नेताओं से बात कीजिए और उनसे ये कहिए कि देश में यह अभी तक का ट्रेंड रहा है, अभी तक की परंपरा रही है कि लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाता है, तो इस बार भी ऐसा ही हो। कल रात को, अब दोनों पक्ष कह रहे हैं, कल रात को राजनाथ जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को फोन करके उनका समर्थन मांगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए, लेकिन उपाध्यक्ष हमारा होना चाहिए, यानी कि विपक्ष के लिए होना चाहिए। अब यहां पर राहुल गांधी जी का स्टैंड यह है कि राजनाथ जी ने कहा कि मैं आपको कॉल बैक करता हूं, लेकिन कॉल बैक नहीं आया और हमारे नेता का अपमान किया। यह राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के अंदर कहा। अब राजनाथ जी आए सामने, उन्होंने कहा देखिए बहुत सीनियर लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मेरी कल से लेकर अब तक 3 बार उनसे बात हो चुकी है। अगर बात हुई तो फिर इंसल्ट कैसे हो गई? बात हुई तो फिर मुकरा कौन? समर्थन देने की बात का वादा क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था या ऐसा कुछ नहीं था? अब बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के शर्तें नहीं रखी जा सकती हैं। शर्त रख दी कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने, कि हमको उपाध्यक्ष का पद दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष के लिए हम आपको समर्थन करेंगे। और ये बात ठीक नहीं है, इस तरीके से शर्तें रखना ये निंदनीय है। बहरहाल इस सबके संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर के विवाद हुआ, प्रोटेम स्पीकर का पद भी नहीं दिया गया। वही के सुरेश हैं ये, जो कि अब ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ेंगे, वही के सुरेश हैं जिनको प्रोटेम स्पीकर का पद नहीं दिया था सत्ता पक्ष ने। अब उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको स्पीकर का पद लड़ाते हैं। अब जो कल होगा वो होगा, लेकिन ये सारे संकेत इस 18वीं लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के रिश्तों के बीच के हैं। आप समझ लीजिए, पहली सिटिंग के बीच ही जिस तरीके के विरोध सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होने जा रहे। इसी पर हम बात करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको आज जो रिएक्शंस आए हैं वो दिखा देता हूं। कहानी सारी आपको मालूम ही है। चुनाव होना है ओम बिरला और के सुरेश के बीच में। राहुल गांधी क्या बोले, राजनाथ जी ने आकर के क्या बोला, अखिलेश यादव ने क्या दावा किया, पीयूष गोयल ने क्या बात बताई, और इसके अलावा लल्लन सिंह जो जेडीयू के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनाता हूं। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। विपक्ष ने उम्मीदवार को कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने, वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पहली बार चुनाव होने जा रहा है। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता,
तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। अब देखिए साहब, इसमें समझने वाली बात क्या है, बाकी तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, स्पीकर का चुनाव होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कौन सा ऐसा आसमान टूट पड़ेगा, उसमें जो होगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपनी इस बयान में 3 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, कन्वेंशन यानी सरल भाषा में परंपरा। क्या यह परंपरा है कि स्पीकर सत्ता पक्ष का, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का? क्या ऐसा भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, संसदीय प्रणाली में होता आया है? इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें वादा खिलाफी कौन कर रहा है या परंपरा कौन तोड़ रहा है, सवाल ये। राहुल जी बताइए। देखिए, ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा से ऐसी परंपरा है, लेकिन आप 1998 से देखेंगे ऑनवर्ड्स, अगर सारी सरकारें देखेंगे तो उन्होंने विपक्षी दल के जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को डेप्यूटी स्पीकर का वाजपेयी जी ने भी दिया, बिल्कुल दिया था। वाजपेयी जी ने भी वहां पे दिया था, और मनमोहन सिंह ने दिया था, पीएम सईद को, और मनमोहन सिंह ने भी दिया था। उसमें चरणजीत सिंह अटवाल जो अकाली दल के नेता थे उनको दिया, उसके बाद करिया मुंडा को दिया। तो 1998 ऑनवर्ड्स ये देखा जा सकता है लगातार दिया गया। उससे पहले अगर आप उसके पहले के सालों में जाएंगे तो कांग्रेस ने कई बार अपने लोगों को दिया। 25 साल का इतिहास तो पिछला ये बता रहा है ना, ये दिखाता कि स्पीकर सत्ता पक्ष का, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ये दिया है। और अगर 2019 की बात करेंगे तो कोई नहीं दिया गया, किसी को दिया ही नहीं गया। तो अब मोदी जी के पहले टर्म में किसको दिया गया था? देखिए, एआईएडीएमके तो एलआई थी, बीजेपी की बिल्कुल लड़ाई थी, उनको दिया था। तो मतलब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष को डिप्टी स्पीकर नहीं मिला। एक टर्म में एआईएडीएमके को जो एलआई थी और दूसरे टर्म में 2019 में किसी को वेकेंट रहा, वो दिया ही नहीं। तो राहुल गांधी क्या आपके लिहाज से मतलब सही है? अब ये क्या, आप खुद देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है, लेकिन ये कोई बहुत लंबा कन्वेंशन है ऐसा नहीं है। और ऐसे में अगर आप ये कहें कि आपको विपक्षी दलों को साथ लेके चलना है या कोऑर्डिनेशन करके चलना है, तब तो ये माना जा सकता है कि विपक्ष को दिया जाना चाहिए था। विपक्ष मांग भी कर रहा था कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे दीजिए, आप स्पीकर के मामले में हम जो है साथ देंगे। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए कि आपको समन्वय के साथ राजनीति करनी है तो वो ये सही है। लेकिन क्या समन्वय के साथ राजनीति होती है संसद में? पिछले कुछ समय से ऐसा दिखता नहीं है। और ये भी अब जो कुछ हुआ है स्पीकर के पद को लेकर, ये भी उसी ओर जा रहा है कि आने वाले समय में जो जितने भी अब सत्र आपको दिखाई देंगे संसद के, वो सारे हंगामेदार होने जा रहे हैं। अब सवाल ये कि फिर बीजेपी डिप्टी स्पीकर, अपने स्पीकर तो चलिए समझ में आता है, लेकिन डिप्टी स्पीकर भी विपक्ष को देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? डिप्टी स्पीकर इतना महत्व क्यों रखते हैं? हर्षवर्धन जी, पहले यही बात हो जाए कन्वेंशन वाली। अब परंपरा निभानी है तो स्पीकर हमारा होगा, ये तो परंपरा निभाई जा रही है। डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा, ये परंपरा नहीं। आपकी परंपरा, हमारी परंपरा। देखिए, एक तो ये कि राहुल गांधी विशुद्ध झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई न तो कन्वेंशन है, न परंपरा जिसको हिंदी में कहते हैं, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और डिप्टी स्पीकर बाकायदा सत्ता पक्ष की इच्छा पर तय होता है। और देखिए क्या है ना कि आज मैं जरा कागज लेके आया, मैंने कहा लिख लूँ जरा मैं। ये लिखना बड़ा जरूरी था क्योंकि है क्या, थोड़ा लंबा है, 30 सेकंड लूंगा मैं। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, 51-52 में चुनाव हुआ, पहली संसद 52 में। डिप्टी स्पीकर बने एम अनंत शयन अयंगर, तिरुपति से ये कांग्रेस के सांसद थे, ये बने डिप्टी स्पीकर। नेहरू जी ने कोई कन्वेंशन नहीं बनाया। अब नेहरू जी से ज्यादा राहुल जी जानते हैं संविधान, में नहीं जानता। दूसरा, हुकुम सिंह पहले अकाली दल में थे, लेकिन फिर ये कांग्रेस से सांसद बने। ये बठिंडा से जब 52 के बाद 57 वाला हुआ तो ये बन गए डिप्टी स्पीकर। फिर तीसरा, एसवी कृष्णमूर्ति राव शिमोगा से बने, कांग्रेस के 62 वाले में बन गए। आरके खंडालिका ये खेड़ से बने, कांग्रेस से 67 में डिप्टी स्पीकर बन गए। ये सब कांग्रेस के नेता हैं, ये जरा ध्यान में रखिएगा। जीजी स्वेल शिलोंग से। अब इनके आगे आप देखेंगे तो ऑल हिल पार्टी कांग्रेस का है। तो आपको लगेगा देखिए उन्होंने दूसरे को दिया ना, नहीं, ऐसा नहीं है। नेहरू जी को पर्वतीय राज्यों की पार्टियों को अपने साथ रखना था, तो उस वक्त नेहरू जी के मन में आया। उसके बाद शायद तब तक इंदिरा जी आ गई होंगी उस वक्त जो है, तो उनको दे दिया गया। फिर उसके बाद आ जाइए कहां, गोडे मुरहरी, ये विजयवाड़ा से कांग्रेस सांसद 77 वाली में, इसमें ये बने। अब क्यों बने इसको समझिए। जब जब कांग्रेस के अलावा दूसरा दल आया सत्ता में, उसने कन्वेंशन निभाया। उसने कहा कि हम दूसरों को भी देंगे।
और ये आप लोगों को इसलिए जानना चाहिए, टीवी के बहस में सारे विद्वान लोग यही बताएंगे कि कन्वेंशन है, रत्ती भर का कन्वेंशन नहीं। कांग्रेस ने अपने लिहाज से सरकारें चलाई, अपने लिहाज से देश चलाया, और जिस 52 से 77 तक कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर अपने पास नहीं दिया और 80 में डीएमके को दिया, तो फिर वही बात आ गई। नहीं, 77 में विपक्ष की 77 में विपक्ष की सरकार बनी, उन्होंने कांग्रेस को दिया। और जितने भी आपको इस देश में कन्वेंशन दिखाई देंगे ना, वो सब विपक्ष की सरकारों में हुए। कांग्रेस कोई कन्वेंशन नहीं करती, वो सरकार आगे। फिर आगे देख लीजिए, 80 में डीएमके, अब डीएमके को भी इसीलिए दिया क्योंकि उस वक्त उनको सहमति चाहिए थी। आपको याद हो, इंदिरा गांधी दक्षिण भारत चली गई थी। फिर इसके बाद थम्बीदुरई एडीएमके 84, अब 84 के चुनाव में उन्होंने निश्चित तौर पर एडीएमके को दिया, लेकिन अब मुझे इस वक्त तुरंत याद नहीं है, अगर आप में से किसी को याद हो बताइए उस वक्त सहयोग में आ गई थी एडीएमके नहीं। और 89 में आकर शिवराज पाटिल, 89 फिर से वही वीपी सिंह वाली सरकार, तो फिर से कांग्रेस को दे दिया वीपी सिंह ने। वीपी सिंह की सरकार बनी थी, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। और उसके बाद आप देखें तो फिर वो ये एस मल्लिकार्जुन बीजेपी। मेरे कहने का मतलब, ये इतनी लंबी सूची मैंने इसलिए गिनाई, इस देश में कन्वेंशन कांग्रेस जब बोलती है तो समझिए वो सत्ता में नहीं है। जब देश को बताती है कि सत्ताधारी पार्टी परंपराओं का अपमान कर रही है, तो समझिए वो सत्ता से बहुत दूर है, वो तमाशा कर रही है। और ये देश के लोगों को जानना चाहिए। मैंने जो सूची बताई है, इसको आप भी सर्च करके खोजिए। अब इसके आगे की बात आती है, क्या कभी आज तक भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में प्रोटेम स्पीकर पर किसी विपक्षी पार्टी ने तमाशा किया? यह भी कभी परंपरा नहीं रही। किसने किया? राहुल गांधी, जो संविधान उनके जो दिखाने के दांत हैं, संविधान की वो जो कोट पॉकेट बुक है, और जो खाने के दांत है, वो हर परंपरा को तोड़ना। क्या आज तक स्पीकर के लिए किसी पार्टी ने शर्त रखी? आज तक के संसदीय इतिहास में 1952 से लेकर 2024 तक किसी ने नहीं रखी थी। ये पहला विपक्ष है जो ये कह रहा है कि स्पीकर हम तब आपको समर्थन देंगे जब आप डेप्यूटी स्पीकर हमारा बनाएंगे। अब अच्छा है, अगर आप ये कह रहे हैं, आप लड़कर गए थे, आपने जो किया था, अब अच्छा है, जनता के सामने फैसला हो जाएगा, चुनाव दोनों हो जाना चाहिए। अब आप नेहरू जी तक चले गए, हम तो वाजपेयी जी से बात कर रहे थे। मैं तो क्या कह रहा हूं, नेहरू जी से बड़ा कांग्रेस बता दिया था कि कांग्रेस राहुल जी ने राजनीति तब शुरू की जब वाजपेयी जी और मनमोहन जी का समय था। ये देखिए, ये तो मैं मानता हूं, इसीलिए राहुल जी को भूल जाता है कि इंदिरा जी ने लगाया था। अब आज वो कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनका पुराना पोस्ट सब निकाल के चला रहे हैं कि भैया ये तो इमरजेंसी बड़ा खराब लिखती थी, अब इनको सब भूल गया है। तो नेताओं की याददाश्त तो देखिए ऐसे ही तय हो गया, आज हमारी पार्टी कल हमारी, लेकिन हम लोगों की याददाश्त पत्रकार के तौर पर 1952 से रहेगी, आगे भी रहेगी। और जब परंपरा की बात होगी तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक आएगी, जो भी मेरी राय तो एक में हो जाएगा चुनाव, तो हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने आपने एक इतिहास बताया और उन्होंने पिछले 25 साल का बताया। दोनों मैंने भी इसमें कहा था कि कांग्रेस के समय में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, कांग्रेस के ही डिप्टी स्पीकर हो। दो चीज जोड़ देता हूं। देखिए, 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय विपक्ष को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली थी। सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, उसके 20, 22, 25 सांसद आए थे। तब एक गोपालन गए थे, कम्युनिस्ट लीडर थे काफी बड़े, वो जवाहरलाल नेहरू के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें आप विपक्ष का नेता बना दीजिए। तो उस समय कोई नियम नहीं था विपक्ष का नेता बनने के लिए। तो उस समय जो पहले स्पीकर बने थे मावलकर, उन्होंने तय किया था कि जिसका 10% अगर आएगा, कोई सभी पार्टी कहेगी विपक्ष का नेता पद दे दो, तो कोई नियम बनना चाहिए। तो घोषित नियम नहीं था, कोई ऑफिशियल नियम, उन्होंने तय किया था कि जिसको 10% सीटें के लोकसभा सीटों का 10% सीटें मिलेगी, उसे विपक्ष का नेता बना देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी उसके अंदर फिट नहीं बैठ रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप डेप्यूटी स्पीकर का पद ले लीजिए, हम आपको डेप्यूटी स्पीकर का पद देते हैं, आप विपक्ष का चल रहा है। हाँ, उस समय तो यही था। तो गोपालन ने कहा कि नहीं, हमें विपक्ष के नेता का पद चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई 10% का नियम बन गया है, आप इसमें फिट नहीं बनते, विपक्ष का नेता का पद आपको नहीं मिलेगा, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का पद दे देता हूं। वो उसके लिए तैयार नहीं हुए। और ये कांग्रेस के बीच, कम्युनिस्टों के बीच 3 चुनाव तक झगड़ा चलता रहा। 52 के चुनाव में झगड़ा रहा, 57 के चुनाव में झगड़ा रहा और 62 के चुनाव में झगड़ा रहा। 3 चुनाव में झगड़ा होने के कारण कम्युनिस्टों को डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं मिला। हालांकि जवाहरलाल नेहरू तो तैयार थे देने के लिए, कम्युनिस्टों की जिद थी कि हमें विपक्ष का नेता का पद चाहिए, हमें डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं चाहिए, इस कारण को मिल नहीं पाया। और देखिए, अगर सरकार की बात है तो सरकार बहुमत से चलती है, लेकिन संसद सहमति से चलता है हमेशा।
संसद चलाने के लिए सहमति की जरूरत होती है और यह सरकार का बड़ा दायित्व है कि वो सहमति बनाए चलाने के लिए। विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है संसद चलाने के लिए जितनी सरकार की है। इस मामले में आप किसकी तरफ हैं, सरकार की तरफ या विपक्ष की तरफ? नहीं, मैं तो इस मामले में विपक्ष की तरफ हूं। मुझे लगता है कि भाई सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए था, और जब आप देख रहे हो कि विपक्ष इतनी संख्या है और आपको संसद चलाना है तो आप दे देते, स्पीकर दे देना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि डिप्टी स्पीकर दे देना चाहिए था, अगर ये बात है कि आगे संसद को आपको मिलजुल के चलाना। ठीक है, दो हमारे वोट जो है विपक्ष की, और आपका किसकी? आपने क्लियर कर दिया कतई नहीं देना चाहिए, ये सत्ता पक्षी तय करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर सही नोट पर आए होते, संविधान लहराना, प्रोटेम स्पीकर पर विवाद खड़ा करना और स्पीकर पर डिप्टी स्पीकर की शर्त रखना, ये तय होना चाहिए, बहुमत तय करेगा। रागी जी बता दें, तो फिर अगर आपका वोट इनकी तरफ है तो फिर मेरा वोट डिसाइडिंग हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा। आप मतलब स्पीकर की तरफ से? हाँ, मैं स्टूडियो पर ऐसा होता नहीं है, स्पीकर भी सत्ता पक्ष के साथ स्पीकर का वोट नहीं जाता। मैं अपने शिक्षक का दायित्व पूरा करूंगा, मैं शिक्षक का दायित्व पूरा करूंगा और शिष्य को कभी इजाजत नहीं दूंगा कि वो कास्टिंग वोट करे। और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि सत्ता पक्ष ही वो तय करेगा, ब्लैकमेल की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो टू ऑल हो गया ना? नहीं, मेरा वोट डिसाइडिंग है फिर। नहीं, आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप सिर्फ मॉडरेटर की भूमिका है। स्पीकर पद की मर्यादा बनाए, आप सत्ता पक्ष की तरफ, डिप्टी स्पीकर नहीं बनना चाहिए। देखिए टाई हो जाता है, स्पीकर वोट देता है। देखिए, ऐसा है कि जब से कोएलिशन एरा आया और जब से कोएलिशन सरकारें बनी है, तभी ये चीजें परंपरा, एक नई परंपरा के तौर पर आपको देखने को मिल रहा था। उससे पहले नहीं था। यानी कि जब कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था देश में, जब कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं थी। विपक्ष के नेताओं को जो है वो डिप्टी स्पीकर के पद दिया जाए, ऐसी कोई परंपरा यहाँ पर नहीं। जब कोएलिशन बनना हुआ 1977 में, पहला कोएलिशन आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है वो बीपी सिंह सरकार का कोएलिशन गवर्नमेंट आया, फिर तो उसके बाद से कोएलिशन एरा शुरू हो गया। तब ऐसी परंपरा बनकर के एक इवॉल्व करके आई। अब यहां पर है कि एक विपक्ष जो है, क्या विपक्ष को सरकार को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब विपक्ष इस चुनाव को भी आज के दिन में लेजिटिमेट चुनाव नहीं मान रहा है, आज भी राहुल गांधी का यही तर्क है कि चुनाव में घपला हुआ है, चुनाव ठीक से नहीं हुआ है। यदि वाकई फेयरलेस और फेयर चुनाव हुआ होता तो ये परिणाम ठीक उल्टा हुआ होता। आज भारतीय जनता पार्टी जो है और ये गठबंधन जो है वो विपक्ष में बैठती। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ पहले से ही आप मोर्चा खोल करके आप तैयार हैं। उनको ये बात कतई गवारा नहीं है विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में आ जाए। ऐसी स्थिति में सरकार यदि मान लेते हैं कि सहमति भी बनाए तो कितनी सहमति आप कंसीड करेंगे? वो हर रोज एक नई शर्तें हैं। जैसे जिन्ना के लिए था कि जिन्ना ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमको तो इस देश का विभाजन करना है। तो मुझे एक नेहरू का ही मुझे एक पत्र याद आता है जिसमें कहा, वो याद दिलाते हैं, दृष्टांत कहते हैं कि जिन्ना के डिमांड, गांधी जी को उन्होंने पत्र में कहा कि जिन्ना का डिमांड सुरसा की तरह है। वो रोज एक डिमांड उसकी पूरी करते हैं, दूसरा डिमांड लेकर के आ जाता है, तीसरा डिमांड लेकर के आता है। तो आखिर इसका अंत कहां होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है। वही हालत कांग्रेस के और विपक्ष के तरफ से है। यदि सरकार आज कंसीड कर देती है तो हर मुद्दे पर आप कितनी बार कंसीड करेंगे? कंसीड किया कहां, कब कंसीड किया आपने? प्रोटेम स्पीकर तक पे तो कंसीड किया नहीं, जो 2 दिन के लिए बनता, दे देते प्रोटेम स्पीकर, तब फिर देखते। नहीं, करने की जरूरत नहीं थी। आप जीत करके नहीं आए हैं। आपकी शर्तों पर राजनीति देश की नहीं चलेगी, आपकी शर्तों पर देश का संसद नहीं चलेगी। कल आप जो झगड़े होते हैं संसद के अंदर, नियम को लेकर के झगड़े होते हैं, चर्चा को लेकर के। भाई आप 197 में बहस करना चाहते हैं या 193 में बहस करना चाहते हैं? चर्चा इस है। सरकार कहती है कि नहीं हम 193 में बहस करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं 197 में बहस होनी चाहिए। आप कहते हैं कि नहीं आज जो है वो सारा जो एजेंडे पर नहीं है उसको भी खत्म कर दो। ये सब स्पीकर ही तय करता है ना। मैं वही कह रहा हूं। ऐसी स्थिति में कन्फ्रंटेशन, यदि संसद में आपको बहस करने का मादा है, हैसियत है, इंटेलेक्ट है, तो आप हंगामा नहीं करेंगे, आप भागेंगे नहीं संसद छोड़ करके। राहुल गांधी 300 अपनी बात तो सुना लेते थे, मणिपुर पर तो उन्होंने सुना लिया, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं थी राहुल गांधी को। इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार यदि आज झुक जाती है
तो विपक्ष हमेशा उसको झुकाता रहेगा। मतलब सरकार मान के को बैठे हुए बिल्कुल नहीं झुकने तुम तो हल्ला हंगामा ही करने आ रहे हो, इसलिए तुमको कोई पद नहीं मिल सकता। ये सरकार मान नहीं रही है, वो अपने चरित्र से दिखा रहे हैं कि हम अच्छा, हल्ला ठीक है। हंगामा हाँ, करेंगे। एक लाइन ये, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए सरकार से जो मांगना है तो ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन आज राहुल जी होते तो राजनाथ जी को उनको फोन करना पड़ता ना, क्यों नहीं? हो जाएंगे तो हो जाना चाहिए था ना, इतना महत्वपूर्ण मतलब स्पीकर का चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण है, उसके बाद तय करेंगे। ये तो अच्छा होता ना, राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता के तौर पर होते और कहते भाई ठीक है राजनाथ जी हम आपसे बात करेंगे। अब अभी वो हैं कौन जो बात करें? नहीं, वो कहां कह रहे हैं मुझसे बात करो, कोई भी बात वो ये कह रहे हैं खड़गे जी ने खड़गे जी से बात की, खड़गे जी को कॉल बैक नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूं कोई खड़गे जी जो बोल रहे हैं उसको पूरा महत्व मिलना चाहिए। राहुल गांधी की बात को इतना महत्व कैसे मिल सकता है? कौन दे रहा है? नहीं, आप उसी से पूरा शो चल रहा है, वो तो केवल जानकारी दे रहे हैं। ना लेकिन आप समझिए इसको, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी का नेता कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। खड़गे जी से राजनाथ जी ने बात की, खड़गे जी कह रहे हैं तो खड़गे जी को बताना चाहिए ना कि ये गड़बड़ हो गई, फोन नहीं आया या अपमान हो गया। राहुल गांधी कौन है? मध्यस्थ कौन होता है? अब अच्छा, वो आप ब्रोकर्स। राहुल गांधी की बात, पीयूष गोयल जी ने भी तो बात कही। हाँ, तो पीयूष गोयल मंत्री है भैया, पीयूष गोयल अभी तक संसदीय कार्य मंत्री थे, इस बार नहीं है लेकिन मंत्री हैं, वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि उनकी बात भी मत सुनिए, सिर्फ किरण रिजिजू की बात सुनिए, राजनाथ जी की बात सुनिए, क्योंकि संसद में सेकंड मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर है वो हायरार्की में। अब तो राहुल जी को एलओपी हो ही जाना चाहिए। नहीं, हो जाना चाहिए। मैं तो दबाव बना रहा हूं कि हो जाए, कम से कम जिम्मेदारी कुछ तो समझिए। हवा में लहरा के चले गए घर, ये वाला नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदारी समझिए, बिल्कुल आइए नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटनों पर। ऑन अ सीरियस नोट, राहुल गांधी ने क्या कहा? ये कहा कि हाँ उनका फोन आया था, उन्होंने समर्थन मांगा स्पीकर के लिए, हमने कहा हम तैयार हैं, डिप्टी स्पीकर हमको दे दीजिए। इसके बाद कल तक फोन नहीं किया, कल रात तक फोन नहीं आया राजनाथ जी। राजनाथ जी ने आज आके ये कहा कि मेरी 3 बार बात हुई। पीयूष गोयल जी ने कहा कि हमने आज सुबह राजनाथ जी को फोन किया था, माफ कीजिएगा खड़गे साहब को फोन किया था, वो व्यस्त थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मतलब लेकिन बात नहीं बन पाई, ना इनको डिप्टी स्पीकर देना था, ये वाला हमने तो और उनको भी मालूम था। और पहले कहो बताइए कि कोई नेता ये बता रहा हो कि हमारे नेता को उन्होंने फोन किया था आज, फिर उसको सफाई देनी पड़ेगी 3 बार हमने फोन किया था। ये संसदीय राजनीति में होता नहीं दिखा। और मैं फिर से कह रहा हूं, बंद कमरे में सहमति के लिए की गई बातों को अगर आप अपने ब्राउनी पॉइंट्स के तौर पर यानी स्कोर करने के तौर पर उपयोग कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ राजनीति ऐसे ही चलेगी। हम आप हो सकता है बहस में कह दें, बड़ी अच्छी दिखने के लिए टीवी पर कह देंगे नहीं विपक्ष को पद मिलना चाहिए, तो गंभीर लगेंगे, थोड़ा निष्पक्ष भी लगेंगे। लेकिन सच यही है कि विपक्ष तय करके बैठा है इस सरकार को एक दिन भी चलने नहीं देना है। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा, जब वो अभी तक चुनाव नतीजे मानने को तैयार नहीं है, आज जब संविधान के ही तहत देश में चुनाव हो गया, सरकार बन गई, उनको इतने सांसद हो गए, उसके बावजूद अगर सदन में संविधान की कॉपी लहराते हुए आ रहे हैं और अगर प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पूरे सदन को नमस्कार कर रहे हैं और उस पर सोशल मीडिया IT सेल कांग्रेस की करेगी, देखा कौन राहुल से नमस्ते राहुल हो गया, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की बातचीत कोई हो सकती है? चलिए इस पर और रिएक्शंस भी हैं सर। ब्रेक के बाद इसी पर बात कर रहे हैं, लौटेंगे। अब देखिए ये बात तो सही है कि अब आने वाला जो सत्र के आने वाले दिन कैसे होंगे, ये आपको उसका इशारा मिल गया होगा। और कल मतदान होगा, गुप्त मतदान होता है, मतलब इधर का आदमी उधर हो सकता है, बाद में आप जो करते रहिए कि अगर आपके आदमी ने दूसरी तरफ वोट डाल दिया तो, लेकिन गुप्त मतदान में बहुत इधर उधर होने की गुंजाइश होती है। तो उसमें कमजोर कौन साबित हो सकता है, NDA या इंडिया? इसकी बात, इंडिया मतलब गठबंधन, उसकी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद व्यूअर्स लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की।